गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स टाइप्स, समाज का महत्व और इसके प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, समाज का महत्व। व्यक्ति के जीवन में समाज का अत्यधिक महत्व है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और केवल समाज द्वारा ही मनुष्य सामाजिक बनता है। समाज के अभाव में जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज ही जीवन को संभव बनाता है और उसे बनाए रखता भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य जितना अधिक अंशों में अपने समाज और सामाजिक जीवन की देन है। समाज सामूहिक अंतःक्रियाओं की विधाओं के माध्यम से जीवन के अस्तित्व की मौलिक और उससे प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। मैकावर ने कहा है कि समाज एक पर्यावरण से कुछ अधिक है, उस भूमि की अपेक्षा में भी अधिक है जिससे हमारा पालन पोषण होता है। सामाजिक विरासत से हमारा संबंध उस बीज और मिट्टी से संबंध है से भी अधिक घनिष्ठ संबंध है जिसमें वह उगता है। जोसेफ पिचर ने समाज के कार्यों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, सामान्य कार्य तथा विशिष्ट कार्य। फिचर के अनुसार सामान्य कार्यों में हम साथ साथ रहना, पारस्परिक संपर्क करना, संबंध के अवसर प्रदान करना, भाषा और संचार की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के माध्यम से विचार और अनुभव के पारस्परिक आदान प्रदान और समझ को संभव बनाते हैं। व्यवहार के सामान्य प्रतिमान या ढांचे के निर्धारण तथा समाज में व्यक्ति के निर्धारण को सम्मिलित कर सकते हैं। विशिष्ट कार्यों से आशय समाज द्वारा व्यक्ति की प्राथमिक और मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से है, जिसमें संतानोत्पत्ति, सामाजिकरण, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं आध्यात्मिक तथा मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक जीवन को संभव, सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाने में समाज अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार। सामाजिक विशेषताओं के आधार पर समाज को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 ट्रिबल सोसाइटी, जनजातीय समाज। सेकंड है आपका एग्रियन सोसाइटी, कृषक समाज। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। और चौथा है आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिकतर समाज। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के विविध पक्षों के बारे में जानने से पहले ये अति आवश्यक है कि जनजाति की अवधारणा का सम्यक विश्लेषण कर लिया जाए कि जनजाति को सबसे पहले जान लिया जाए। इस आवश्यकता के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है कि सामान्य बातचीत जनजाति के संबंध में कई अपूर्ण और भ्रामक धारणाओं का प्रयोग करते हैं। ये एक ऐसा जन समुदाय है जो जीवन की मुख्य धारा से कटा हुआ है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले वे लोग हैं। इनका सामान्य जनजीवन आदिम प्रकृति का है। दूसरा आता है आपका अवधारणात्मक अज्ञानता की दशा में जनजाति को जाति एवं प्रजाति के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त कर लिया जाता है। यद्यपि कई मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि जनजाति की कोई भी ऐसी परिभाषा देना
जो यथेष्ट और सर्वमान्य हो अत्यंत दुष्कर कार्य है, तथापि समाजशास्त्रियों के विद्यार्थी होने के नाते हम ये प्रयास करने से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। डॉक्टर रिसर्च ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि जनजाति एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही भाषा बोलती है और समान कार्यों जैसे युद्ध आदि में संगठित होने की क्षमता रखती है। हॉवेल के शब्दों में जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो एक विशिष्ट भाषा बोलती है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका राजनीतिक के आधार पर संगठित होना आवश्यक नहीं होता है। डॉक्टर रिवर्स ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि जनजाति एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही भाषा बोलती है और समान कार्यों जैसे युद्ध आदि में संगठित होने की क्षमता रखती है। इसमें हमारा बी पार्ट आता है कृषक समाज। कृषक समाज वस्तुतः ग्रामीण समाज का ही दूसरा नाम है। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय गांव कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होने के कारण कृषक समाज के रूप में विकसित हुए हैं। कृषक समाजों का उदय जनजातीय समाजों के शिकार और घुमंतु जीवन के स्वरूप में परिवर्तन आने के कारण हुआ है। जब लोगों ने अस्थायी अथवा घुमंतु जीवन का त्याग कर कृषि और बागवानी को आजीविका का साधन बनाना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे कृषि पर आधारित स्थायी गांवों का विकास होने लगा। वैसे ये परिवर्तन सभी ग्रामीण समाजों में पूरी तरह नहीं हो पाया है। विश्व के कई ग्रामीण समुदायों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आखेट करना या पशुपालन करना और बागवानी करना है, कृषि कार्य नहीं है। भारतीय समाज अर्थव्यवस्था अभी भी विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां वह कृषि पर निर्भरता से मुक्त हो जाए। इसलिए भारतीय ग्रामीण समाजों का मूल आधार अभी भी कृषि ही बनी हुई है। हम आज भी कृषि पर ही आधारित हैं और उसी पर निर्भर भी हैं। तीसरा बिंदु आता है हमारा औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति, जिसमें 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंधकार युग को समाप्त किया, उस के परिणाम स्वरूप माना जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत के आते आते संपूर्ण यूरोप को गतिमान कर दिया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आर्थिक गतिविधियां, मुद्रा का प्रभाव और लोगों की गतिशीलता ने जोर पकड़ा। नए औद्योगिक युग का प्रमुख लक्षण कारखाना उत्पादन पद्धति का उदय था, जिसने गृह उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ी, वैसे वैसे नए औद्योगिक केंद्र विकसित होते गए। ये औद्योगिक केंद्र सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नगरीय स्वरूप के थे। इन नव विकसित नगरों की विशेषताएं परंपरागत समाजों से बहुत ज़्यादा ही भिन्न थीं। भिन्नता में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये थी कि ये औद्योगिक समाजों का आर्थिक आधार कृषि न होकर गैर कृषि कार्य यानी उत्पादन का कार्य, वाणिज्य, व्यापार और विविध प्रकार की सेवाएं थीं। कारखाना उत्पादन पद्धति के कारण भारी संख्या में श्रमिकों का आगमन इन नव विकसित नगरीय केंद्रों की ओर होने लगा, जिससे गांव के लोग शहर की ओर पलायन होने लगे। इन आप्रवासी मजदूरों के कारण नगरों में गंदी बस्तियों का उदय होने लगा।
साथ ही एक विषमतापूर्ण समाज का भी उदय होना प्रारंभ हो गया। इस विषमतापूर्ण समाज में विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के और विभिन्न परंपराओं का समन्वय देखे जाने लगा। लेकिन इस विषमतापूर्ण समाज के उदय के साथ साथ कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताएं भी उभरीं, जिन्होंने औद्योगिक समाज को एक अलग स्वरूप प्रदान किया। उस अलग स्वरूप में लुई विर्थ ने इन्हें विशेष लक्षणों को नगरवाद के नाम दिया है। उन्होंने प्रमुख लक्षणों की चर्चा ये करी है कि सबसे पहले जनसंख्या का आकार बड़ा हो, जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा दिया है जनसंख्या की विजातीय, इस जनसंख्या का विजातीयकरण हो और जनसंख्या का अधिक महत्व, जनसंख्या पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन तीनों लक्षणों के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक समाज में अनेक अन्य लक्षण उत्पन्न हुए। अगला पॉइंट हमारा आता है औद्योगिकतर समाज। औद्योगिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण ब्रिटिश समाज विज्ञानी डैनियल बेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में ही प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा को विकसित करके उन्होंने 21वीं शताब्दी के समाज के संबंध में भविष्यवाणी करने का प्रयास भी किया। डैनियल बेल के अनुसार किसी भी समाज के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन, नंबर 2 राजनीतिक परिवर्तन और नंबर 3 संस्कृति। औद्योगिकतर समाज की अवधारणा मूलतः सामाजिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, तकनीकी, व्यवसायिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका विश्लेषण ही औद्योगिकतर समाज की अवधारणा का मुख्य चिंतन बिंदु है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।